जीपीएस ट्रैकिंग ऐप में दिख रही लोकेशन को गौर से देखकर बावर्ची बोला, आज से 10 साल पहले मैंने 1-2 बार सिंधु दरिया पार किया था। उस वक्त मैं गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था। लेकिन आज इंडिया चाइना की टेंशन की वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और दोनों तरफ आर्मी तो है ही। लेकिन कुछ तो उपाय होगा, उम्मीद के साथ उन्होंने पूछा। तो उसने जवाब दिया, दरिया पार कर भी लिया और अगर आर्मी की नज़र से बच भी गए तो इस लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते 4-5 घंटे लग जाएंगे और उतना ही टाइम वापस आने में लग जाएगा। एक दिन में करना मुश्किल है। उस तरफ रुकना पड़ सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि येती मिल ही जाए। हिम्मत करके अर्जुन, थॉमस और जैकब उससे बोले कि वो येती को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बावर्ची ने उन्हें एक बात और समझाई कि येती एक ही जगह पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता है, इसलिए अगर उस तक पहुंचना है तो आज रात को ही निकलना होगा। इस बात पर वे तीनों राजी हो गए, लेकिन बावर्ची ने एक शर्त रख दी कि येती को ढूंढने निकलने से पहले उन्हें उसे 5 लाख रुपए कैश देना होगा। उन्हें उसकी मंशा पर शक हुआ कि कहीं वो उन्हें धोखा न दे दे, लेकिन उनके पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो डिसाइड ये हुआ कि दोपहर तक वो बावर्ची को 5 लाख रुपए दे देंगे और आज रात को ही वो उसकी मदद से येती को ढूंढने के लिए सिंधु दरिया पार करेंगे। कमरे से बाहर जाते हुए बावर्ची ने उन्हें बताया कि वे चाहे तो पैसे नामग्याल जी से भी ले सकते हैं। उनके लॉकर में इतना पैसा तो हमेशा ही पड़ा रहता है। ये पूछने पर कि नामग्याल जी भला उन्हें कैश क्यों देंगे, तो उसने बताया कि अगर तुम लोग 5 लाख से 15-20 हज़ार ऊपर नामग्याल जी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो तो वो खुशी खुशी तुम्हें 5 लाख दे देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसके जाते ही तीनों तुरंत नामग्याल जी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उन्हें 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। पहले तो नामग्याल जी मुकर जाते हैं। उन्हें इस बात पर शक होता है कि इन लड़कों को इतने सारे कैश की क्या ज़रूरत, लेकिन बार बार मिन्नत करने पर और 5 लाख के बदले 5.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के ऑफ़र के बाद वो मान जाते हैं। अर्जुन, थॉमस और जैकब से कैश लेने के बाद बावर्ची उनको शाम के समय वहाँ से 30 किलोमीटर आगे बॉर्डर पर बसे गांव दैमचौक में मिलने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम लोग मुझसे पहले दैमचौक के लिए निकलोगे और मैं उसके बाद नामग्याल जी को ये बोलकर निकलूँगा कि लेह जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद वापस लौटूंगा। उसके कहे अनुसार वे तीनों अपनी बाइक्स पर दैमचौक के लिए निकल पड़ते हैं। दैमचौक जाने वाली सड़क काफ़ी जगहों पर इंडस रिवर के बहुत करीब से गुजरती है और नदी के उस पार तिब्बत का इलाका पड़ता है। अर्जुन, थॉमस और जैकब ने नोटिस किया कि नदी की दूसरी तरफ की पहाड़ियों पर चाइना ने वॉच टावर्स बनाए हुए हैं, जिससे वो पूरे इलाके पर नज़र रखते हैं। गूगल सर्च करके उन्होंने ये भी जाना कि इन वॉच टावर्स पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जो दिन रात हर छोटी बड़ी हरकत पर नज़र रखते हैं। दैमचौक पहुंचकर तीनों वहां बने एक कैफ़े में बैठे और चाय ऑर्डर की। चाय पीते पीते चिंतित जैकब ने धीरे से अर्जुन और थॉमस के कान में कहा, हर पहाड़ी पर सेना बैठी हुई है, जगह जगह वॉच टावर्स बने हुए हैं, बहुत मुश्किल है क्रॉस करना। निराश थॉमस ने जवाब दिया, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है, उसे 5 लाख मिल चुके हैं, वो नहीं आने वाला। उनका ये सोचना कि वो नहीं आएगा गलत था, क्योंकि उन्हीं की तरह वो भी रातों रात अमीर और फेमस होने का सपना देख चुका था। और जब कोई आदमी ऐसा ख्वाब देख लेता है तो पागलपन की हदें भी पार करने से नहीं डरता। शाम होते होते बावर्ची दैमचौक पहुंच गया और उसने उन्हें बताया कि सब इंतज़ाम हो चुका है। वो एक ऐसी जगह जानता है जहां से सिंधु दरिया को आसानी से पार किया जा सकता है। पकड़े जाने का चांस भी बहुत कम है, इसलिए आज रात को ही नदी पार करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और बावर्ची के साथ वापस लेह वाले रास्ते पर चल दिए। जैकब की बाइक सबसे आगे चल रही थी और उसकी पिछली सीट पर बैठा बावर्ची उन्हें बता रहा था कि जाना किस ओर है। कुछ देर चलने के बाद उसने जैकब को मेन रोड से अलग एक कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़ने को कहा, जो कि इंडस रिवर के काफ़ी पास से गुजरता था। अंधेरा होने से कुछ पहले वो नदी से करीब 500 मीटर दूर बनी एक खाली पड़ी झोपड़ी के पास पहुंचे, जिसका इस्तेमाल शायद किसी ज़माने में
लद्दाख के बकरवाल करते होंगे। बिना देर किए बावर्ची ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और उसके कहने पर जैकब बाइक सीधी झोपड़ी के अंदर ले गया। पीछे पीछे अर्जुन और थॉमस ने भी अपनी बाइक्स को झोपड़ी के अंदर डाल दिया। इसके बाद बावर्ची ने इधर उधर देखा और झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर अर्जुन, जैकब और थॉमस ने देखा कि वहाँ पहले से ही 4 बैकपैक, कुछ दवाइयाँ, पीने का पानी, ड्राई फ्रूट्स, ट्रैकिंग शूज़, कुछ गर्म कपड़े, नाइट विजन गॉगल्स और एक इन्फ्लेटेबल बोट रखी हुई थी। जब उससे पूछा गया कि ये सब सामान कहाँ से आया तो वो हंसकर इस बात को टाल गया। झोंपड़ी के करीब से गुजरती नदी काफ़ी संकरी थी, गहराई भी काफ़ी कम थी और आसपास आर्मी की कोई चेक पोस्ट भी नहीं थी। दूर पहाड़ी पर बना वॉच टावर भी इस जगह को अच्छे से कवर नहीं करता था। रात के अंधेरे में वे इसी बात का फ़ायदा उठाकर नदी पार करने का प्रयास करने वाले थे। वो चारों देर रात तक चुपचाप उस झोंपड़ी में पड़े रहे। बाहर किसी को भनक न लगे इसलिए उन्होंने मोमबत्ती तक नहीं जलाई। रात का तीसरा पहर जब शुरू हुआ तो वो पूरी तरह तैयार थे। बैग पीठ पर कस चुके थे। गर्म कपड़े पहने वो बाहर की ठंड से लड़ने के लिए तैयार थे। बावर्ची ने नाइट विजन गॉगल्स पहने, ट्रैकिंग स्टिक उठाई, दरवाज़ा खोला और अर्जुन, थॉमस और जैकब को बोट लेकर उसके पीछे पीछे आने का इशारा किया। चारों सावधानीपूर्वक नदी के उस छोर की ओर बढ़ने लगे जहाँ पर वो सबसे संकरी थी। तट पर पहुंचकर उन्होंने नाव को नदी में डाला। पानी का बहाव बहुत तेज़ नहीं था, इसलिए नदी पार करने में कोई दिक्कत नहीं आई। इस दौरान उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी कि कहीं वो किसी सैटेलाइट या फिर किसी चीनी या भारतीय सैनिक की नज़र में ना आ जाए। इसलिए उस छोर उतरकर उन्होंने फटाफट नाव की हवा निकाली, उसे लपेटकर एक बैग में भरा और तेज़ कदमों के साथ पास के पहाड़ी दर्रे की ओर भागे जहाँ पर वो आसानी से छिप सकते थे। दर्रे के पास पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मिट्टी पत्थर के एक ढेर के नीचे उस बैग को छिपा दिया जिसमें बोट रखी थी। जीपीएस ट्रैकर ऐप ऑन किया तो वो चिप की लोकेशन ऊपर एक ऊंची चोटी पर बता रहा था। बावर्ची उनसे बोला, अगर हम इसी वक्त चलना शुरू करें तो सुबह जल्दी ऊपर पहुंच सकते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से लोकेशन एक ही जगह की दिख रही है। मैंने सुना है कि येती लगातार 24 घंटे तक गहरी नींद में सोता है। हो सकता है हमें वो ऊपर सोया हुआ मिल जाए। ऐसे में हमें उससे कोई खतरा भी नहीं होगा और रात को चीनी सिपाही भी हमें नहीं देख पाएंगे। बावर्ची इस इलाके से वाकिफ था क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि चीनी सिपाहियों और वॉच टावर से बचने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। रास्ता कठिन था और रात भी अंधेरी थी, मगर बावर्ची इस तरह के रास्तों पर चलने का आदी था। वो बाकी तीनों को लीड कर रहा था। अर्जुन, थॉमस और जैकब को शुरू में कोई दिक्कत नहीं आई। पीठ पर उठाए बैग भी बहुत भारी नहीं लगे और नाइट विजन गॉगल्स की वजह से चलने में आसानी भी हो रही थी। उन्हें पकड़े जाने का डर तो था, मगर येती को ढूंढ निकालने की एक्साइटमेंट भी बहुत थी। इसलिए वो तेज़ कदमों से जीपीएस ट्रैकर में दिखाई दे रही दिशा की ओर बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य था सवेरा होने से पहले ऊपर चोटी पर पहुंचकर एक ऐसी जगह तलाश करना जहां बैठकर वो बिना किसी की नज़र में आए आराम कर सकें और आसपास के इलाके में येती की तलाश कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वे अधिक ऊंचाई वाले इलाके की ओर बढ़ने लगे, थकान की वजह से उनकी चलने की गति भी धीमी हो गई और घटते ऑक्सीजन के स्तर से भी परेशानी हो रही थी। पीठ पर चढ़े बैग अब भारी लगने लगे थे। कभी कभी तो उनका मन हुआ कि उन्हें नीचे गहरी खाई में फेंक दें, लेकिन वे जानते थे कि इन बैग्स में रखे खाने पीने के सामान और दवाइयों के सहारे ही वे इस मरुस्थल में जिंदा रहने वाले थे। थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा। हर कदम के साथ वो येती के और करीब पहुंचते जा रहे थे। लगातार चलते चलते उन्हें लगभग 5 घंटे हो चुके थे। अंधेरा अब छंटने लगा था और सूर्योदय का समय भी करीब था। जीपीएस ट्रैकर येती की लोकेशन अब भी 1 किलोमीटर ऊपर एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर दिखा रहा था। इससे पहले कि सवेरा हो, वे चाहते थे कि थोड़ी देर रुककर आराम करें और आसपास के इलाके का मुआयना करके देखें कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे में वो एक छोटी गुफा के पास पहुंचे जिसकी चौड़ाई इतनी थी कि वो चारों उसमें बैठकर आराम कर सके।
भूख, प्यास और थकान से बेहाल अर्जुन, थॉमस और जैकब जैसे ही गुफा में दाखिल होने लगे तो उन्हें रोकते हुए बावर्ची बोला, रुको, पहले ये तो देख लो कि अंदर इस गुफा में कोई जानवर तो नहीं है। इसके बाद उसने टॉर्च की रोशनी से गुफा के भीतर झांका और जब निश्चिंत हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो उनसे बोला, ठीक है, कोई खतरा नहीं है, अंदर जा सकते हैं। इसके बाद वे एक एक करके गुफा में दाखिल हो गए। अंदर बैठकर उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतलें निकाली और प्यास बुझाई। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद थकान दूर करने के लिए ज़मीन पर लेट गए। गुफा का तापमान बाहर के मुकाबले अधिक था और इसके अंदर वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बावर्ची ने उनसे पूछा, चलो मान लो हमें यति मिल भी गया तो हम करेंगे क्या? हम चारों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना शक्तिशाली है, उसे पकड़ना हमारे बस का नहीं है। फोटो में वो कैप्चर होता नहीं है, तो फिर इतना दूर आकर इतना रिस्क लेने का फ़ायदा क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसकी कोई चीज़ हमें मिल जाए जिसे वो यूज़ करता हो, या फिर उससे भी अच्छा है कि अगर हम उसके शरीर का एक बाल निकाल सकें। हैरान होकर बावर्ची ने पूछा, बाल? बाल का क्या करोगे आप? अरे यार, बाल का लैब में डीएनए टेस्ट करके ये प्रूव हो जाएगा कि ये डीएनए किसी नई प्रजाति का है और हमारे पास प्रूफ होगा कि ये एग्जिस्ट करता है। तुम ज़्यादा मत सोचो, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, बावर्ची को समझाते हुए अर्जुन बोला। जीपीएस ट्रैकर में येती की लोकेशन को देखते हुए जैकब बोला, ऐसा करते हैं, दोपहर तक आराम करते हैं, थकान दूर करके फिर चलते हैं ऊपर की ओर। इतना सफ़र करने के बाद रेस्ट करना ज़रूरी भी था, इसलिए चारों वहीं ज़मीन पर लेट गए और बहुत जल्द ही अर्जुन, थॉमस और जैकब को नींद भी आ गई। बावर्ची उन्हें सोते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब में रखे बीड़ी के बंडल से एक बीड़ी निकाली और उसे जलाकर पीने लगा। जल्दी जल्दी में 2-3 कश लगाकर उसने बीड़ी को ज़मीन पर फेंक दिया और बिना कुछ कहे गुफा से बाहर चला गया। अर्जुन की जब आंख खुली तो बावर्ची को गुफा में न पाकर उसने तुरंत जैकब और थॉमस को जगाया और बोला, अरे उठो उठो, वो बावर्ची कहीं चला गया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों हड़बड़ी में गहरी नींद से जागे और पूछा, क्या हुआ? इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोलता, उन्होंने फिर पूछा, वो बावर्ची किधर गया? तो अर्जुन ने उन्हें बताया कि जब वो जागा तो बावर्ची यहाँ मौजूद नहीं था। ये सुनकर जैकब का माथा ठनका और वो बोला, मुझे लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बावर्ची शायद चाइनीज़ स्पाई एजेंसी MSS का एजेंट है, या हो सकता है पाकिस्तान की ISI का। वो हमारे बारे में चाइनीज़ आर्मी को खबर कर चुका होगा। उसकी बात काटते हुए थॉमस बोला, तुम भी कैसी बातें करते हो? ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा? पैसे और क्या, जैकब ने जवाब दिया। अर्जुन जैकब की बात से असहमति जताते हुए बोला, लेकिन हमें पकड़वाने के लिए चाइना उसे पैसे क्यों देगा? जैकब फिर बोला, समझने की कोशिश करो। इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर 3 लोग पकड़े जाते हैं, एक इंडियन, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिशर। उन पर स्मगलिंग और जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर सारी दुनिया में शोर मचा सकते हैं कि ये देश चाइना के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम तो सारी ज़िंदगी चाइना की जेलों में सड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर अर्जुन और थॉमस को एहसास हुआ कि शायद जैकब सही बोल रहा है। वे सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि तभी अर्जुन की नज़र ज़मीन पर पड़ी बीड़ी की ओर गई, जो कि अभी तक जल रही थी। बीड़ी उठाकर अर्जुन बोला, यह अभी तक जल रही है, इसका मतलब है कि वो अभी बहुत दूर नहीं गया होगा। उसके पास सेल फोन भी नहीं है, और अगर वो चाइनीज़ सिपाहियों को इन्फॉर्म करने भी गया है तो भी उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा। वो समझता है कि हम दोपहर तक नहीं जागने वाले। हम चाहें तो अभी भी येती तक पहुंच सकते हैं, और जितने में बावर्ची वापस यहाँ लौटेगा उतने में हम वापस नीचे उतरकर इंडस को पार कर सकते हैं। जैकब और थॉमस को अर्जुन की ये बात पसंद आई और वे तीनों जीपीएस ट्रैकर की मदद से ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे, जो कि बर्फ से ढकी हुई थी। हर कदम के साथ दूरी घटती जा रही थी। 1 किलोमीटर धीरे धीरे घटकर 500 मीटर रह गए और जल्द ही ये फासला सिर्फ 100 मीटर का रह गया। वो गहरी बर्फ के बीच रास्ता बनाते हुए बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ ऊंचाई बहुत अधिक थी और नीचे गहरी खाई। पाँव फिसलने का मतलब था बर्फ के ग्लेशियर में जिंदा दफन हो जाना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जीपीएस ट्रैकर को जहाँ का सिग्नल मिल रहा था वो जगह अब काफ़ी करीब थी।
अचानक उन्हें बर्फ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कि इंसान से मिलते जुलते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये आदमी की तुलना में कहीं बड़े थे और निश्चित रूप से येती के ही पैरों के निशान थे। ये निशान उन्हें एक संकरे मुहाने वाली गुफा तक लेकर गए। ये मुहाना इतना संकरा था कि एक मजबूत कदकाठी वाला इंसान भी कठिनाई से इसमें घुस सकता था। फिर 10 फुट लंबा और 400 किलो वजनी येती इसमें कैसे घुसता होगा, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। गुफा के पास पहुंचकर वे रुक गए। वे जानते थे कि आने वाले कुछ पल उनके जीवन के आखिरी क्षण भी साबित हो सकते हैं और जीवन में एक ऐसा बदलाव भी ला सकते हैं जिसका उन्होंने हमेशा से सपना देखा था। वे इस समय भय मिश्रित रोमांच का अनुभव कर रहे थे। वे इस बात से तो अनजान थे ही कि गुफा के भीतर वो किस तरह से या किस हालात में येती का सामना करेंगे, लेकिन वो इस बात से भी अनजान थे कि बावर्ची उन्हें धोखा देकर नहीं भागा था, बल्कि आसपास का मुआयना करने बाहर गया था और उसे 4-5 चीनी सैनिकों की एक पेट्रोल पार्टी ने पकड़ लिया था। चीनी सैनिक बावर्ची को लेकर पीछे पीछे उसी गुफा की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे जिससे येती के होने के सिग्नल्स मिल रहे थे। थॉमस, जैकब और अर्जुन जैसे ही गुफा में दाखिल हुए तो थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसा कि अक्सर तेज रोशनी वाली जगह से एकदम अंधेरी जगह में जाने से होता है। अंधेरे में जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो रुक गया। 2 पल के बाद जब उन्हें साफ दिखने लगा तो पता चला कि वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि उस बकरे का कटा सर था। उनकी प्लांट की हुई जीपीएस चिप भी वहीं पास में पड़ी हुई थी। आसपास ढूंढा लेकिन येती कहीं दिखाई नहीं दिया। गुफा काफ़ी बड़ी और लंबी थी। अर्जुन, थॉमस और जैकब संभल कर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे गुफा और भी अंधेरी होती चली जा रही थी। हिम्मत बंधाने और सहारा देने के लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद उन्हें गुफा का दूसरा छोर, जिससे सूर्य की रोशनी भीतर आ रही थी, दिखाई देने लगा। ये एक 2 मुंह वाली गुफा थी जिसका दूसरा सिरा पहाड़ की दूसरी तरफ एक गहरी खाई की ओर खुलता था। कम से कम 500 मीटर गहरी इस खाई के चारों ओर की ज़मीन बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियरों से ढकी हुई थी। गुफा का ये छोर पहले वाले के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और उन्हें उसके एक कोने में जानवरों के कुछ कंकाल भी दिखाई पड़े। गुफा के भीतर एकदम सन्नाटा था और हल्की सी भी आहट ना हो, इसके लिए वो बेहद दबे कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक अर्जुन ने बाकी दोनों को रुकने का इशारा किया। ध्यान से सुनने पर उन्हें किसी की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनसे कुछ ही दूरी पर येती गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके बगल में घुटनों के बल चलने वाला एक नन्हा सा येती का बच्चा खेल रहा था। येती को देखकर वे तीनों डरकर गुफा के एक अंधेरे कोने में जाकर दुबक गए ताकि येती अगर उठे भी तो उन्हें आसानी से देख न सके। लेकिन येती के बच्चे ने उन्हें देख लिया था। वो इतना छोटा था कि उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो तो मासूम मुस्कान लिए घुटनों के बल चलता हुआ उनके पास आ गया। अर्जुन, थॉमस और जैकब ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों इशारों में पूछा कि क्या इसी को उठा कर ले जाएं। 3 वजहों से उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। एक तो इस बच्चे को उठा कर ले जाना और इतना लंबा सफ़र तय करना मुमकिन नहीं था। दूसरा ये डर कि जब येती जागेगा तो पीछा करता हुआ उन्हें पकड़ ही लेगा, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तीसरा, उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। इसकी जगह उन्होंने वही करने की सोची जो येती को ढूंढने निकलने से पहले तय करके आए थे कि कोई एक ऐसी चीज़ साथ लेकर जाएंगे जिससे उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। जैकब ने अपनी जेब से एक छोटी कैंची और एक सैंपल कलेक्शन पॉट निकाला और हिम्मत करके येती की ओर बढ़ा। अर्जुन और थॉमस वहीं पीछे कोने में बैठकर उसे देखते रहे। जैकब डीएनए टेस्टिंग के लिए येती के बाल काटकर सैंपल कलेक्शन पॉट में डालने ही वाला था कि तभी बावर्ची येती के सामने ज़मीन पर आ गिरा। उसे किसी ने अंदर की ओर धकेला था। पीछे पीछे 4-5 चीनी सैनिक भी दाखिल हुए। बावर्ची उन्हें यहाँ तक ले आया था, लेकिन उन्हें येती के बारे में कुछ नहीं बताया था।
वे तो समझ रहे थे कि वे किसी स्मगलर्स के गिरोह को पकड़ने आए हैं। वे भी जीवन में पहली बार येती को देख रहे थे। अचानक से येती के विशालकाय और भयावह शरीर को देखकर चीनी सैनिकों के हाथ पांव फूल गए और वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने सोए हुए येती की ओर ही अपनी बंदूकें तान दी। चीनी सैनिकों की नज़र अब तक अर्जुन और थॉमस पर नहीं पड़ी थी, जो कि अभी भी गुफा के अंधेरे कोने में दुबके हुए थे। येती का बच्चा बावर्ची के अचानक ज़मीन पर गिरने और चीनी सैनिकों के हाव भाव देखकर बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर येती की नींद टूट गई। वो जागा और इतने सारे इंसानों को अपनी गुफा में देखकर और अपने बच्चे को खतरे में पाकर आग बबूला हो गया। येती तेज़ी से चीनी सैनिकों की ओर झपटा। चीनी सैनिकों ने भी उस पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां लगने से येती ज़मीन पर गिर गया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था और उसकी चमड़ी इतनी मोटी कि गोलियों का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो फिर उठा और चीनी सैनिकों की ओर बढ़ने लगा। जब सैनिकों ने देखा कि येती को गोलियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है और अपनी ओर बढ़ती हुई साक्षात मौत को देखकर उन्होंने बचने के लिए येती के बच्चे को उठा लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। ये देखकर येती जोर से चिंघाड़ा और इतनी ताकत से दोनों हाथों को ज़मीन पर पटका कि महसूस हुआ मानो भूकंप का झटका आया हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ज़मीन पर बैठ गया। अपने बच्चे को खतरे में देखकर वो लाचार हो गया था। अर्जुन और थॉमस, जो कि अभी भी चीनी सैनिकों के पीछे छिपे बैठे थे, ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि चीनी सैनिकों को जब समझ में आएगा कि येती उनके हाथ लगा है, तो वो इनाम हासिल करने के लिए उसे तो पकड़कर साथ ले जाएंगे, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान बचाने का अब उनके पास एक ही रास्ता था। अर्जुन और थॉमस ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ चीते की सी फुर्ती से उस चीनी सैनिक की ओर लपके जिसने येती के बच्चे के गले में चाकू लगा रखा था और बच्चे को उससे छीन लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो सैनिक समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। अर्जुन और थॉमस ने बच्चे को छीनकर येती की ओर उछाल दिया और येती ने भी उसे सुरक्षित लपक लिया। इसके बाद येती चीनी सैनिकों की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की ओर झपटता है। मौका पाकर अर्जुन, थॉमस, जैकब और बावर्ची वहां से भाग निकले। चीनी सैनिकों ने येती पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। येती ने उन सबको एक एक करके ज़मीन पर पटक दिया और इसके बाद गुफा के बाहर गहरी खाई में फेंक दिया। चीनी सैनिकों का कोई नामो निशान नहीं बचा। वो हमेशा के लिए बर्फ़ के ग्लेशियरों में दफन हो गए थे। उधर अर्जुन, थॉमस और जैकब और बावर्ची गुफा के दूसरे द्वार से बाहर निकलकर नीचे की ओर बेतहाशा भागे चले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि येती किसी भी पल उनके पीछे आता ही होगा। दौड़ते दौड़ते जब वो बुरी तरह थक गए और आगे एक कदम बढ़ाने की भी हिम्मत न रही, तो वो मजबूर होकर एक विशाल चट्टान के नीचे छुप गए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। उन्हें डर सता रहा था कि कहीं येती उनका पीछा करते करते उन्हें ढूंढ न निकाले। साथ ही साथ इस बात की भी चिंता थी कि किसी चाइनीज़ सैटेलाइट की नज़र उन पर न पड़ जाए या फिर चीनी सिपाहियों का कोई दस्ता अपने खोए हुए साथियों की तलाश में इस ओर न निकल आए। ये सब जानते हुए भी वे चारों वहाँ से नहीं हिले, क्योंकि वे इतना थक चुके थे कि बिना आराम किए एक कदम भी चलना नामुमकिन लग रहा था। ऐसे समय में जो पानी और खाने का सामान साथ लाए थे वो काम आया। इससे शरीर में शक्ति व ऊर्जा बनी रही और मन में ये विश्वास कि वापस बॉर्डर के उस पार पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे दिन बीतता गया और शाम होने लगी। जैसा कि वो डर रहे थे कि येती उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएगा या फिर चीनी सिपाही उन्हें पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंधेरा होते ही वे फिर से नीचे की ओर उतरने लगे। वे जितना जल्दी हो सके इंडस नदी पार करके इंडिया की ओर चले जाना चाहते थे। वो जानते थे कि नदी पार करने तक उनकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए उनके कदम तेजी से चल रहे थे। वो पूरे रास्ते प्रार्थना करते रहे कि उन्हें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वे बिना किसी परेशानी के रात के करीब 10 बजे उसी जगह पहुंच गए जहां से सफ़र शुरू किया था। मिट्टी के नीचे दबाए हुए अपने बैग को निकाला और नदी के तट की ओर भागे। मैनुअल पंप जो कि बैग में ही रखा हुआ था, उससे नाव में हवा भरने में करीब
10 मिनट लगे। इलेक्ट्रिक पंप से ये काम जल्दी हो सकता था, लेकिन उसमें होने वाले शोर से पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया। उन्हें नदी के उस पार पहुंचने की जल्दी थी और ये 10-15 मिनट उन्हें ऐसा लगा मानो बहुत लंबा वक्त गुजरा हो। उनके लिए एक एक लम्हा भारी पड़ रहा था। जैसे ही नाव में हवा भर गई तो उन्होंने बिना देरी किए उसे पानी में डाला और उसमें बैठकर चप्पू चलाते हुए नदी पार करने लगे। जब तक वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए तब तक उन्हें यही लगता रहा मानो किसी भी पल कोई चीनी सिपाही आकर उन्हें गोली मार देगा। नदी पार करते ही उन्होंने राहत की सांस ली। वे तुरंत नाव से उतरे और नाव को पानी से बाहर निकाला और उसे उठाकर उसी पुरानी झोपड़ी की ओर भागे जिसके अंदर उन्होंने अपनी बाइक छुपाई थी। झोपड़ी के भीतर पहुंचकर उन्हें वही सुकून महसूस हुआ जो आदमी अपने घर में पहुंचकर पाता है। यहाँ बैठकर उन्होंने सबसे पहले मोमबत्ती की रोशनी में नाव की हवा निकाली और उसे फिर से बैग में पैक कर दिया। इसके बाद सारा सामान वहीं झोपड़ी में छोड़कर अपनी बाइक्स निकाली और वापस होमस्टे की ओर निकल पड़े। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद वे होमस्टे पहुंच गए। बावर्ची ने घबराते हुए मेन डोर को खटखटाया। अब उन चारों को यही चिंता सता रही थी कि वो नामग्याल जी के सवालों का क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद नामग्याल जी ने दरवाज़ा खोला और उन चारों को सामने देखकर हैरान रह गए। नामग्याल जी ने बावर्ची से पूछा, अरे तुम तो बोलकर गए थे कि 3-4 दिन में लौटोगे। बावर्ची ने हड़बड़ी में जवाब दिया, वो इन लोगों के साथ घूमते घूमते देर हो गई इसलिए लेह गया ही नहीं। नामग्याल जी ने अब इन तीनों से पूछा, तुम लोग तो आज वापस नहीं जा रहे थे क्या? जवाब देते हुए अर्जुन बोला, वो डैमचौक घूमते घूमते इतनी देर हो गई कि सोचा आज यहीं ठहर जाते हैं। उनको अंदर बुलाते हुए नामग्याल जी बोले, अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ। इसके बाद वे चारों होमस्टे के अंदर चले गए। अंदर दाखिल होते ही जब वो अपने कमरे की ओर जा रहे थे तो नामग्याल जी ने उनसे पूछा कि क्या वो लोग खाना खाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग खाना खाकर आए हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, आराम से सो जाएं। इसके बाद नामग्याल जी भी अपने कमरे में चले गए। अर्जुन, थॉमस, जैकब और बावर्ची इतना थके हुए थे कि कमरे में पहुंचते ही तुरंत बिस्तर पर पड़ गए। गहरी सांस लेकर अर्जुन बाकी लोगों से बोला, कहाँ तो हम ये सोच कर गए थे कि येती का सबूत लेकर लौटेंगे, बहुत सारा पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगी, और कहाँ हम जान बचाकर थक हार कर वापस पहुंचे हैं। जैकब, जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ था, बोला, आज पहली बार मौत को सामने देखा तो जिंदगी की कीमत का एहसास हुआ। थॉमस खुद पर हंसते हुए बोला, कुछ सोचा है वापस जाकर क्या करेंगे? कोई काम धंधा तो है नहीं, जो थोड़े बहुते पैसे थे वो भी लुटा दिए। थॉमस की बात सुनकर बावर्ची भी उदास होकर बोला, मेरे भीतर भी एक आखिरी उम्मीद जागी थी कि अपनी भी गरीबी दूर होगी, मैं भी विदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। ये उम्मीद भी खत्म हो गई। इन्हीं बातों में देर रात हो गई। इनके शरीर इतने थक चुके थे कि इस दौरान इन्होंने करवट तक नहीं बदली। कोई इन्हें इस वक्त पल के झपकाने को भी बोलता तो भी ये न झपकाते, लेकिन मन इतना उचाट था कि नींद भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये सोचकर वे चारों सहम जाते हैं कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। हिम्मत करके अर्जुन ने उठकर दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने नामग्याल जी खड़े हैं। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। नामग्याल जी ने अर्जुन से कहा, तुम लोग बाहर आओ। अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है तो नामग्याल जी क्रोधित होकर बोले, बोला ना बाहर आओ। अर्जुन, थॉमस, जैकब और बावर्ची नामग्याल जी के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़े। घर के अंदर और बाहर की सारी लाइट्स ऑफ थी, इसलिए कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। पर इतना तो साफ था कि वो पकड़े जा चुके थे, लेकिन अब जिंदा बचेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल था। होमस्टे के मेन डोर से बाहर निकलकर वे कुछ ही दूर आगे गए थे कि नामग्याल जी रुक गए। वे चारों अभी सोच ही रहे थे कि क्या नामग्याल जी क्या तो उनकी मौत होने वाली है कि तभी
रात के अंधेरे को चीरता हुआ चीनी सैनिकों की गोलियों से घायल येती उनके सामने प्रकट हो जाता है। 2 घड़ी के लिए उन्हें लगा कि अब तो खेल खत्म हुआ समझो, लेकिन जब गौर से येती के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में गुस्से का भाव नहीं था, बल्कि उसका चेहरा तो कृतज्ञता से भरा हुआ था। वे समझ गए थे कि येती उन्हें मारने नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने आया था, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चे की जान जो बचाई थी। वो देखते हैं कि येती का बच्चा भी येती के साथ ही आया था। वो घुटनों के बल चलता हुआ उनके पास आ गया और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान थी। अर्जुन ने येती के बच्चे को गोद में उठा लिया। येती ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी जो कि चांद की रोशनी में बेहद सुंदर लग रही थी। थॉमस का मुंह इस चीज को देखकर खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे इसकी पहचान थी। ये एक बेहद दुर्लभ किस्म का हीरा था जो कि कम से कम 100 कैरेट का था, बिल्कुल कोहिनूर डायमंड की तरह, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1850 में भारत से लूटकर ब्रिटेन ले गई थी और जिसे आज भी टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में देखा जा सकता है। थॉमस ने कांपते हाथों से इस हीरे को येती की हथेली से उठाया। वो जानता था कि इसकी कीमत बाजार में कई मिलियन डॉलर्स तक जाएगी। येती ने अपने बच्चे को अर्जुन से वापस लेकर अपनी गोद में उठा लिया और वापस मुड़ गया और जल्द ही उनकी आंखों से ओझल हो गया। होमस्टे में वापस लौटे तो नामग्याल जी ने उन चारों को अपने कमरे में बुलाया। बुखारी की तपिश में बैठकर चाय पीते हुए हीरे को अपने हाथ में उठाकर नामग्याल जी ने बताया कि येती उनका शुक्रिया अदा करने आया था और यह हीरा उसके बच्चे की जान बचाने का इनाम है। नामग्याल जी ने उन्हें यह भी सलाह दी कि वे चाहें तो इस हीरे को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में बहुत खतरा होगा। इसके बजाय अगर वे इस हीरे को सरकार को ये कहकर सौंप दें कि ये उन्हें सिंधु नदी के किनारे मिला है, तो भी इनाम के तौर पर अच्छी खासी रकम मिल सकती है और इतना बड़ा हीरा ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में उनका नाम हो सकता है। ये कहकर नामग्याल जी ने यह फैसला कि इस हीरे का क्या करना है उन चारों पर ही छोड़ दिया, लेकिन इस बात के लिए भी आगाह किया कि वे ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि ये हीरा उन्हें येती ने दिया है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो येती ये भूल जाएगा कि उनका उस पर कोई एहसान भी है। नामग्याल जी ने उन्हें ये हिदायत भी दी कि वे ये ना समझे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में येती से बच सकते हैं, और साथ ही साथ नामग्याल जी ने उन चारों को तुरंत लद्दाख छोड़ने का आदेश भी दिया।